So, hello everyone, and welcome to yet another lecture of FRB, that is Free Revision Batch. फुल फॉर्म तो रट गई होगी अभी आपको, मैंने इतनी बार बोला है। अभी स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी में लेक्चर हम लोग देखने वाले प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर हम साथ साथ देखेंगे। क्यों साथ साथ देखेंगे? क्योंकि दोनों ही पैरेलली चलते हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट समझ में आ गया तो गवर्नर आपके लिए सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिकॉज जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंटर के लिए होता है, जैसे नहीं एनालॉगी आप पढ़ते हो रीजनिंग में, प्रेसिडेंट सेंटर वैसे ही, या फिर मैं बोलता हूँ वैसे ही स्टेट के लिए कौन है, तो कौन होगा? गवर्नर। ठीक। तो देखो, मैंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जिस तरह से प्रेसिडेंट और सेंटर का रिलेशन होता है, उसी तरह गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन होता है। इसीलिए इन दोनों को हम साथ पढ़ रहे हैं, ना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अब एक्चुअल में यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम ऑर्डर में चल रहे हैं। पार्ट 1 देखा, 2, 3, 4 ए एंड 5 अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्ट 5 की अगर बात करें तो इसमें यूनियन आता है, दैट इज संघ के बारे में लिखा हुआ है। अब ये पार्ट 5 ना सेवरल चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बहुत बड़ा है ये पार्ट 5। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे नहीं, वहाँ चैप्टर्स भी बहुत सारे ही हैं। अगर हम देखें 5 चैप्टर्स है ना। तो यहाँ पे पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव की बात करता है, दूसरा पार्लियामेंट की, तीसरा लेजिस्लेटिव पावर द प्रेसिडेंट। चलो बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो, पहला वाला चैप्टर है पार्ट 5 में, वो है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील करता है। ये चलता है आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक, 78 तक। देन पार्लियामेंट जो कि चैप्टर 2 में आता है, वो आर्टिकल नंबर 79 से जाता है आर्टिकल 122 तक। चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 123, और आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर 4 124 से लेके 147 एंड चैप्टर 5 148 से लेके 151। तो ये हैं हमारे सारे चैप्टर्स और उनसे एसोसिएटेड आर्टिकल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 का चैप्टर 1 का पहला एक अध्याय शुरू करेंगे, जो है प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, दैट इज़ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी संघ की कार्यपालिका। अब ये मत पूछना सर कार्यपालिका क्या होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होती हैं, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। एक तो लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, देन एग्जीक्यूटिव होता है जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी ये विधायिका, ये कार्यपालिका, और जुडिशरी न्यायपालिका। भाई न्याय देने का काम इसका है, इसका नहीं, इसका नहीं है। और लॉ बनाने का काम इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। उसको एग्जीक्यूट करने का काम इसका है, इसका नहीं, इसका नहीं है। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं कर रहा हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है। कमेंट में आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करता है। पिछले लेक्चर में आज सुबह हम लोग देखें, आप बताएंगे कॉमेंट में। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट जी आते हैं, राष्ट्रपति जी, इनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, इनके साथ साथ हमारे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अभी आपको पता है 18 लोकसभा पीएम प्लस नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मोदी 3.0, ये अभी आए हैं। ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ आते हैं हमारे एजी। एजी कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो तभी मैंने बोला इसका जो पहला अध्याय है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52 से लेकर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका रेंज क्या है, 52 से 78। देखो इसका रेंज क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक अगर हम देखें तो, ठीक है, 151 तक है। लेकिन और उसमें भी चैप्टर 1 कहाँ से? 52 से 78 है। लेकिन उसमें भी प्रेसिडेंट कहाँ से? आर्टिकल 52 से लेके 62, बिकॉज इसके बाद 63 से हमारे वीपी नहीं वाइस प्रेसिडेंट जी चालू हो जाएंगे। देन 74 से हमारे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। और 76 में हमारे दिया है एजी, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी के बारे में। तो एजी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्योंकि इस पर भी अभी एसएससी जेई का जो पेपर हुआ है, क्वेश्चन आए हैं एजी और सीएजी पे, यानी कि अटॉर्नी जनरल और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, बस इतनी बात करता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे हेड होता है किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड प्रेसिडेंट होता है। अब ये किस तरह का हेड होता है? ही इज़ नॉट द रियल हेड, ये रियल हेड नहीं होता है। तो कैसा हेड होता है? नॉमिनल होता है। नॉमिनल मतलब नाम का हेड है, या फिर इसी को ही हम प्यार से बोल देते हैं टाइटलर हेड। टाइटलर हेड भी इसी को हम बोल देते हैं।
ठीक है। तो रियल हेड नहीं है, तो रियल हेड कौन है फिर? रियल हेड है हमारा पीएम, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री होता है तभी तो सब प्रधानमंत्री बनने के लिए मरे जाते हैं। कोई प्रेसिडेंट देखे हो कि नहीं हमें प्रेसिडेंट बनना, मार काट नहीं होती प्रेसिडेंट के लिए, पता भी नहीं चलता, प्रेसिडेंट बन जाता है। अब पीएम के लिए देखे थे कैसी मार काट एकदम मची हुई थी अभी। और ये जो हमारे इलेक्शंस हुए थे अभी, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं हुए, तो ध्यान रखना, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे। हमने सिर्फ, या फिर आपने सभी लोगों ने, हम सभी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए वोट दिया था, मिनिस्टर के लिए। बाकी जो भी वो पार्टी है, जो भी मेजोरिटी में आई है, वो अपना एक लीडर चुन लिया। अभी आपने देखा था सब लोग आ रहे थे, नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कि हाँ हम मोदी जी को मानते हैं अपना लीडर, हाँ हम मोदी जी को। देखा होगा ना आपने, मीटिंग हुई थी अभी इन लोगों की बीजेपी वालों को, सब ने बोला था कि हमारे लीडर ही हैं, तो इन लोगों ने मान लिया कि हमारे लीडर मोदी जी हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, उसके लीडर कौन हो गए? प्रधानमंत्री हो गए, वो रियल हेड हो गए। रियल हेड वो होता है जो सरकार का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री सरकार का हेड है। ये क्या है? ये बस इंडियन यूनियन के हेड है, नाम के हेड हैं कि भाई सबसे टॉप पोजीशन पे आते हैं इंडिया में, अगर हम बात करें हायरार्की में कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास है? पीएम के पास। तो इसीलिए इसको रियल हेड या फिर डी फैक्टो हेड बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो हेड बोलते हैं। फैक्ट में एक्चुअल में यही हेड है, लेकिन ये क्या है हमारे प्रेसिडेंट जी? ये डी ज्यूरे हेड हैं, ध्यान रखना, ये टर्म भी पूछ लेता है आपसे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो 52 कोई भी देखो, जब भी हम पहला आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करेगा। जैसे कि जब जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में दिया हो, तो 124 बोलेगा देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम देखेंगे 52 मतलब 152 गवर्नर के बारे में, तो बोलेगा देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप? तो पहला आर्टिकल उस पर्टिकुलर ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। धीरे 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 फिर उसका इलेक्शन आएगा, फिर अपॉइंटमेंट आएगा, देन उसका एलिजिबिलिटी आएगा, देन ओथ आएगा, देन फिर उसको रिमूव करेंगे। तो ये ऑर्डर चलता है। बता किस ले रहा हूँ, कभी कभी होता है मैं एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं रहता है, लेकिन हमें पता है कि हाँ यार ये 52 स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, तो रिमूवल इसके आसपास तो नहीं होगा, दूर होगा, इससे इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं हम, है ना। अगला आर्टिकल है 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दिया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा कार्यपालिका का, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, बस उसके सिग्नेचर होंगे। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। करेगा तो कौन करेंगे? तो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी तो उनको हम रियल हेड बोल रहे हैं। और नाम का हेड क्यों बोल रहे हैं प्रेसिडेंट का? क्योंकि उनके साइन के बिना नहीं आगे बढ़ेगा, और वो साइन उन्हें करने ही पड़ते हैं। ठीक है, वो कर ही देते हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट भी है, हम आगे चल के देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम कर सकता है। अपने मन मर्जी से वो कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ तक किसको अगर टॉयलेट भी जाना है तो वो भी पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसी में आर्टिकल 53 का सेकंड क्लॉज बोलता है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन। क्या लिखा हुआ है? बस ये ध्यान रखो कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेज का मतलब क्या है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। तो इनका हेड होता है। तो जब भी मतलब ऑफिसर लेवल के इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, तो प्रेसिडेंट के उसमें साइन होते हैं। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनके साइन होते हैं। जैसे अगर आप CDS वगैरह क्लास क्वालिफाई करो, तो उसमें राष्ट्रपति महामहिम के साइन होंगे। राष्ट्रपति महामहिम है, इसीलिए इनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ही इज़ ऑल्सो एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ, मतलब ही और शी इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? अगले आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54। इसमें दिया हुआ है क्या? इसमें दिया हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या? इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा। इसको कि हम हिंदी में निर्वाचक मंडल बोलते हैं। यानी कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखो, इलेक्टेड ब्रैकेट लगाओ MPs प्लस MLAs। MP का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको सांसद बोलते हैं, जिसके अभी चुनाव हुए थे, और इसको बोलते हैं विधायक। ठीक है, तो यानी सभी सांसद और सभी विधायक इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं फिर? निर्वाचित लेते हैं, क्योंकि दो तरह के सांसद और विधायक हो सकते हैं, या तो निर्वाचित यानी इलेक्टेड, या फिर नामित यानी नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इलेक्टेड वाले करेंगे। 55 में क्या दिया हुआ है? इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है, यानी कि राष्ट्रपति किस तरह से चुना जाएगा, उसका निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, दैट इज़ इनडायरेक्टली चुना जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, जहाँ लोग डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते हैं।
ठीक है, तभी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस में चले जाइए, यूएस में प्रेसिडेंट ही रियल हेड होता है, क्योंकि ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसलिए तो जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होगा वो होगा रियल हेड। जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारा इंडिया में, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसको कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अभी एसएससी जेईई में क्वेश्चन भी पूछा गया कि, और मैंने अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे वो पोल भी डाला था, है ना। तो काफ़ी लोगों ने वही मॉडल दिया था, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर बात करें तो यानी इसका मतलब ये है कि जो भी लोग, क्योंकि जिनको हमने चुन के भेजा है, एमपी और एमएलए हमने चुन के भेजा है ना, तो वो वोट कर रहे हैं उसके इलेक्शन में, तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ना कि डायरेक्ट। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत से इस प्रणाली से चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। इसी प्रणाली से ही वाइस प्रेसिडेंट का, इसी प्रणाली से ही राज्यसभा में भी चुनाव होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम इसको डीप में कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब बैच में हम लोग डीप में चीज़ें कवर करते हैं तो उसको वहाँ पे कवर करते हैं, और इसके थ्रू मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि तुम आ जाओ बैच में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतनी नीड नहीं है। कभी वो इससे कभी इसके जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जो बारीकियाँ, उससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। सीधा रट्टा मारो जिंदाबाद, पता है तो ठीक, नहीं पता तो भी ठीक, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है, यानी कि इसमें आपको अपनी पार्टी के विप को दिखाना नहीं होता है कि आपने किसको वोट दिया। इसीलिए इसमें जो शेड्यूल 10 के तहत जो डिफेक्शन है उसका प्रोविज़न काम नहीं करेगा। अब ये मैं तुम्हें पार्लियामेंट चैप्टर में समझाऊंगा कि हर पार्टी का एक विप होता है, ठीक है, उसके डायरेक्शंस को मानना होता है पॉलिटिकल पार्टी वालों को। जितने भी बंदे हैं नहीं मान रहे, इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, तो शेड्यूल 10 के तहत उनके अगेंस्ट क्या लग जाएगा, ये डिफेक्शन लग जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना ही नहीं है किसको आपने वोट दिया, तो यहाँ पे डिफेक्शन नहीं चलता है। यहाँ पे 50 लोग प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होते हैं यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब ऐसा है कि नहीं, जैसे तुम्हारा मन है हम प्रेसिडेंट, हम भी चुनाव में खड़े हो जाएं, तो चुनाव में खड़े होने को तो ऐसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी खड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई 50 लगभग एमपीज़, 50 एमएलए जैसे समझ लो, ये लोग जब साइन करेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि ये बंदा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, तभी। और तुम्हें पता है कि 50 सांसदों को मनवाना कोई आसान बात तो है नहीं, है ना। कोटा की अगर बात करें, आप एक ही को मनवा लो, वही बहुत बड़ी बात होती है, काम तो करते नहीं है कहने पे मानेंगे कहाँ से, ठीक है। कोटा पे बात करें तो कोटा क्या होता है, नहीं, जितने नंबर ऑफ वोट्स आपको सिक्योर करने हैं टू विन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1, और यहाँ भी +1 करना। यूजुअली इनसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं उतने ज़्यादा, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट एमएलए का देख लो और एमपी का देख लो, अगेन इससे ज़्यादा उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं आपके एग्जाम में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आई थिंक जो पिछला वाला हुआ तो उसमें आई थिंक क्वेश्चन बना था इससे, लेकिन आपके एसएससी एग्जाम में तो क्वेश्चन उतना नहीं आता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको डीप में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। बैच में तो मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे नीडेड नहीं, बिकॉज हम चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। 56 पे आते हैं, अनुच्छेद 56, टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है यहाँ पे। अभी ट्रिक भी देख लेंगे इसको याद करने की कैसे होती है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ प्रेसिडेंट का क्या होता है, तो 5 साल के लिए ये होल्ड करते हो ऑफिस को, ठीक है। और रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है। क्लियर है चीज़। टर्म देख लिया। 57 पे आते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि क्या एलिजिबिलिटी, अगर मान लो फिर से उसको चुनाव लड़ना है, तो इसमें कोई मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, कितने n नंबर ऑफ टाइम्स भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यूएस में अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 टाइम्स। जैसे बराक ओबामा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता यूएस का, अनलेस कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया जाए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अभी एक बार बन चुका है, एक बार और बन सकता है, तभी लगा हुआ है, ठीक है। 57 हो गया। 58 पे आते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखना उम्र इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उम्र ध्यान रखना 35 साल प्रेसिडेंट के लिए होती है, उपराष्ट्रपति के लिए होती है यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए भी, राज्यपाल के लिए भी। लेकिन ध्यान रखना, जो जजेस होते हैं ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के जज, इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है, ठीक है। एमपी बनना है तो मिनिमम एज है 25 साल, एमएलए के लिए 25 साल है, पंचायत का चुनाव लड़ना है 21 साल है, वोट डालना है 18 साल है, लेकिन जज बनना है तो कोई न्यूनतम आयु नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ पे अधिकतम आयु का कॉन्सेप्ट चलता है। मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट में 62 ईयर्स। ही शुड बी क्वालिफाइड, यहाँ पे क्यों होगा, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या है, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, यानी कि उसमें इतनी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। अब ये क्यों ऐड किया है, ताकि हमें ढेरों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना ऐड करनी पड़े। एक लाइन ऐड कर दिया तो जो लोकसभा के लिए मिनिमम
क्राइटेरियाज़ होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अपने आप इसके अंदर समा गया। अब क्योंकि इसका चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का 25 साल उम्र चाहिए, तो इसलिए अलग से 35 साल वाला क्राइटेरिया अलग से लिख दिया गया है। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद ना धारण किए हो जहाँ से इसको गवर्नमेंट से सैलरी कुछ मिल रही हो। आर्टिकल 59 पे आते हैं, अनुच्छेद 59। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस दी क्या कंडीशन है? प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि जब उसका चुनाव हो तो वो ना तो सांसद हो ना विधायक हो, और अगर है तो वो अगर चुन लिया गया तो वो रिज़ाइन कर दे वहाँ से, ठीक है। एट द सेम टाइम वो प्रेसिडेंट और सांसद या विधायक नहीं हो सकता है। एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, और इसके जो अलाउंसेज है, सैलरी जो इसकी मिलती है, यानी इसके ऑफिस के दौरान कम नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं कम की जा सकती? क्यों सो दैट वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। ऐसा नहीं कि सरकार के दबाव में सरकार बोलेगी ध्यान से देखना, तुम्हारी सैलरी कम कर देंगे अगर इस पर साइन नहीं किए तो इसीलिए जो इसकी सैलरी है दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसमें भी कौन सा हेड है ये? कंसोलिडेटेड जो फंड है ऑफ इंडिया, उसमें 2 हेड होते हैं, 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो इसमें जो चार्ज एक्सपेंडिचर है जो कि नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है, इस पे वोटिंग नहीं अलाउड होती है। इसीलिए अलाउड नहीं होती है सो दैट इसमें जो प्रेसिडेंट और जजेस की सैलरी मेंशनड है वो यहाँ पे मेंशन है, उसको वैरी ना किया जा सके वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें ट्रांसपेरेंसी के साथ। आर्टिकल नंबर 60 पे आते हैं। ओथ और अफर्मेशन, शपथ दी हुई राष्ट्रपति की, कौन दिलाता है? CJI। वो छुट्टी पे नहीं है किसी कारणवश तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो दिलाएगा। और इनको भी कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है CJI को। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट CJI को, CJI प्रेसिडेंट को। And the last article with respect to the president, not the last, this is the second last we can say, that is article 61, जो कि बात करता है किसकी? इम्पीचमेंट की, महाभियोग की। एक होता क्या है? ये रिमूवल प्रोसीजर होता है, ठीक है। जो रिमूवल प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट का, वो समझने वाले हैं, उसको इम्पीचमेंट महाभियोग बोलते हैं। इसको हम लिए कहाँ से, बोरो कहाँ से किए हैं? इस चीज़ को हमने पढ़ा था, इसको हम US के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो बोरो किए हैं, प्लस इनके रिमूवल ना सिर्फ प्रेसिडेंट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस का रिमूवल है वो भी US के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। और क्या चीज़ें बोरो की हैं कमेंट में आप बताएंगे। प्रेसिडेंट इज़ टू बी इम्पेज फॉर द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? इट इज़ द ग्राउंड फॉर वॉयलेशन। किस लिए उसको निकाला जा सकता है उसके पद से? तो अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है। अब ये जो चीज़ है कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है, बस लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ग्राउंड है तो उसको हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। और हमने देखा था इन लोगों को, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिली होती हैं। और प्रिविलेजेस क्या हैं जो कि हमने देखा था, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, और वो ये है कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। और सिविल वाली भी चलानी है तो एटलीस्ट 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा, और इनको जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि अपने टर्म में हैं। तो क्रिमिनल का मतलब होता है जैसे मर्डर करना, चोरी करना, ये सब। सिविल का मतलब होता है टैक्स ना भरना, ठीक है, और बीवी के साथ झगड़ा हो जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें सिविल में। द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाई ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पहली बात तो इसके 2 मायने हैं। एक तो मायना ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है। अगर इसको हटाना है तो उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट, दैट मीन्स कि लोकसभा, इधर लोकसभा और राज्यसभा में आ सकता है। नॉट इन LA और LC, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में नहीं आ सकता रिमूवल का रेजोल्यूशन, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में। और किसी भी हाउस में आ सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी के पास ज़्यादा पावर है, इसके रिस्पेक्ट में इक्वल पावर है बिल्कुल। अब इससे पहले लाने से पहले 14 दिन का एक नोटिस मूव करना होगा, ठीक है, 14 दिन का नोटिस देना होगा। इसके बाद यानी कि 1/4 अगर ये मतलब रेजोल्यूशन 14 दिन का पहले आपको तो देना है, रेजोल्यूशन मूव करने से 14 दिन पहले नोटिस देना है, एंड 1/4 मेंबर्स को साइन करने पड़ेंगे। लोकसभा में आ रहा है तो 1/4 है, 1/4 का मतलब है 25% जितने भी मेंबर्स हैं उसका। जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा में मान लेते हैं अभी करंट मेंबरशिप है 245 का, तो इसका 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। लोकसभा में आ रहा है तो 543 का 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। ये साइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि नहीं ठीक है यहाँ से पास हो गया। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हाँ इतने सारे लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति हटें अपने पद से, यानी कि मामला गंभीर है, ठीक है। तो क्योंकि अब मामला गंभीर है तो इसलिए अब इसको आपको क्या करना है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिसको कि बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब इससे पास करवाना होगा दोनों हाउसेज में। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर आपको लाना है रिमूवल का रेजोल्यूशन तो कहीं भी लाइए, लोकसभा में लाइए या फिर राज्यसभा में लाइए, ठीक। लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दे दीजिए पहले। नोटिस देने के बाद अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो वहाँ पे 1/4, राज्यसभा में ला रहे हैं तो वहाँ पे 1/4, जहाँ पे भी ये रेजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, दोनों में नहीं, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे। मान लेते हैं लोकसभा में आ रहा है, ठीक है, तो लोकसभा में आ रहा है तो यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लेते हैं लोकसभा में आया तो 1/4 ने साइन कर दिए। अब अगेन 2/3 में टू ऑफ टोटल मेंबरशिप, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, देन तो वो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा लिया। अब राज्यसभा में भेजो, अब राज्यसभा में भी 2/3 से, अब 1/4 एंड 4 कुछ नहीं, वो तो बस सीरियसनेस चेक करने के लिए किया गया था। 2/3 अगर ये हो गया, प्रेसिडेंट हट गया, और इस बीच प्रेसिडेंट खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और 62 पे आते हैं अभी, ये 62 में है इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई, मान लो तो रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने, किसको देते हैं, वीपी वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, डेथ हो गई, हटा दिया गया, तो इस केस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी और एब्सेंसी में अंतर होता है। वैकेंसी का मतलब है कि वो लौट के नहीं आएंगे तो उनकी जगह किसी को लाना पड़ेगा, तो इसीलिए 6 महीने के अंदर, ठीक है। ये पहली बात। तो अगर एक्सपायरेशन, देखो यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया रेजिग्नेशन हो गया, डेथ हो गई, हटा दिया गया, ये तो हो गया कि अनकन्वेंशनल, लेकिन एक चीज़ होती है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले जो प्रेसिडेंट है उनकी वो हो जानी चाहिए, अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। इन द केस ऑफ डेथ, रिजाइन और रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। मतलब ये है, अगर डेथ हो गई, रिजाइन दे दिया, रिमूवल हो गया, यानी आकस्मिक वैकेंसी क्रिएट हो गई एकदम अर्जेंसी में, इमीडिएटली, तो क्या करते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए, देन चुनाव करके परमानेंट चुन लिया जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई, ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, और ये नहीं है तो फिर तुमको बुलाएंगे, आओ भैया राहुल जी आके बैठिए, इसमें प्रेसिडेंट बन जाइए आप, हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अभी एसएससी जेई का पेपर हुआ, उसी में आई थिंक उसने क्वेश्चन पूछा कि कौन से अभी सीजीआई थे जो कि प्रेसिडेंट की गद्दी में उनको बैठने का मौका मिला था। तो हमारे जो जाकिर हुसैन थे, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। ये चुनाव लड़ने चले गए प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव होने लगेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उस समय जस्टिस हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला जो थे चीफ जस्टिस थे, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, तो इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर, ठीक। और आर्टिकल नंबर 72 पे आ जाते हैं। अब ये, अब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड है इसलिए इसको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। वैसे तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 62 के बीच में दिया हुआ है, बट आर्टिकल 72 और आर्टिकल 123 कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड हैं, तो इनको आर्टिकल 123 को तो नहीं लेकिन 72 को देखेंगे। ये बात करता है पावर टू ग्रांट, मतलब पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन से, नहीं क्षमा दान दे सकता है। क्षमा किस चीज़ की दे सकता है, मान लो कि हमारी जुडिशरी ने किसी को डेथ सेंटेंस सुना दिया कि तुम्हें जाओ फांसी हो गई, या फिर तुम्हें उम्र कैद हो गई, कोई भी सज़ा दे दी, तो अगर मान लो, अब जैसे मान लो हाई कोर्ट में दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोच कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, तो अब कहाँ अप्रोच करोगे, हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने फिर भी एक विंडो ओपन रखा। अगर हो सकता है जुडिशरी से गलती हो गई हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड दें, तो इसलिए अभी हमने एक डोर ओपन रखा कि प्रेसिडेंट के पास चले जाओ, वो पार्डन या तो कर सकता है, या तो आपको कम्यूट कर सकता है। कम्यूट का मतलब ये नहीं तुमको गाड़ी में बिठा के घुमाएगा, तुम्हारे घर तक छोड़ेगा। कम्यूट का मतलब देखो, पार्डन का मतलब है कि आप क्षमा दान देना, कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब कि जो भी तुम्हारे पनिशमेंट थे कि उम्र कैद थी या फिर फांसी थी, तुम्हें एब्सॉल्व कर दिया पूरी तरह से, कि पूरी तरह से कोई पनिशमेंट नहीं, घर जाओ। कम्यूट का मतलब है कि उसने फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया है, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया। जैसे मान लो मृत्युदंड था तो उसको उसने उम्र कैद में बदल दिया, ठीक है। देन आता है रिमिशन। इसके बाद रिमिशन में क्या होता है, उसने फॉर्म को नहीं चेंज किया, उसने एक्सटेंट को चेंज कर दिया। हो सकता है आपको 20 साल की जेल थी तो उसने 10 साल की जेल कर दी, ठीक है। रेस्पाइट भी वही होता है जो रिमिशन होता है, बस अंतर ये होता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए अगर आपका ये किया गया है, एक्सटेंट को कम किया गया, तो उसको रेस्पाइट बोलते हैं। रेप्राइव ये होता है कि एक टेम्प्रेरी होल्ड लगा देना आपकी जो भी सज़ा मिली है उस पर, जैसे फांसी मिली तो होल्ड लगा देना, रेप्राइव होगा। तो यूजुअली इनसे ज़्यादा उतने डीप पे क्वेश्चन आते नहीं है कि भाई बताओ क्या है, बट फिर भी मैंने को बता दिया यहाँ पे, अगर पूछ ले तो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड को पार्डन कर सकता है। हम भाग के जाएंगे किसके पास,
गवर्नर के पास। राज्यपाल तुम कहाँ हो? यहाँ हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे गवर्नर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसी तरह गवर्नर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, भाग 6 में आता है। जिस तरह हमने देखा था पार्ट 5 में 5 चैप्टर थे, उसी तरह यहाँ पे 6 चैप्टर हैं। ये तो फर्जी का चैप्टर एकदम, इसमें कुछ आर्टिकल, मतलब ये है, आप इसमें मान लो आर्टिकल 152 जहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे वो स्टेट नहीं है जो पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में था। और यहाँ पे पहले ये लिखा हुआ था कि इसका मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। अब यहाँ पे चैप्टर 2 में एक्चुअली चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आर्टिकल नंबर 153 ऑनवर्ड्स। ये जो पार्ट 6 होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें पार्ट 5 अच्छे से समझ में आ गया और पार्ट 6 से फिर अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत चांसेस है कि हम बिना पढ़े भी उसको सही कर ले जाएंगे। बस हमें एक एनालॉजी समझ में आनी चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट इज़ इफ़ प्रेसिडेंट is for the center in the same manner governor is for the state. Same goes with प्राइम मिनिस्टर इन दी सेंटर, चीफ मिनिस्टर इन दी स्टेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम पैरेलली चलती है। तो आर्टिकल 153 से एक्चुअल में स्टार्ट होता है दी एग्जीक्यूटिव के बारे में। हमें हर एक आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल की रेंज यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको यूनियन के आर्टिकल याद हैं तो कैसे आप स्टेट के आर्टिकल्स भी याद कर सकते हैं। वैसे इस पर मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में एक रील भी डाल रखी, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है। तो ये बोलता है, जैसे आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। 154 और एक चीज़ तो नहीं बता दी थी, 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन दी गवर्नर। सिंपल, हमने देखा था ना, जैसे कि 53 में क्या था आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्टेड थी? प्रेसिडेंट पे। सेम उसी तरह यहाँ पे स्टेट की गवर्नर में। देखा कितना आसान है, वो समझ में आ गया। तो ये 155 वहाँ पे इलेक्शन था सर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है गवर्नर की। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, बाई हिज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सी। मतलब इसका ये होता है, बताता हूँ, कि यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है, राज्यपाल का। बस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता कि आ जाओ बेटा, तुम वहाँ चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, तुम यहाँ कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे तो खैर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तुम उत्तर प्रदेश चले जाओ, तुम मध्य प्रदेश चले जाओ। बस वो अपॉइंटमेंट करता है, बस साइन कर देता है। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। ये चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उससे इस चीज़ को ऐड किया गया था कि एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसी सेम चीज़ ने बोला एक हाई कोर्ट, एक से ज़्यादा स्टेट या फिर यूटीज़ की हाई कोर्ट हो सकती है। आर्टिकल 156 पे आते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है। अच्छा, मैं जो ट्रिक नहीं बताई आपको, वो जो प्रेसिडेंट वाला था उसमें भी अभी देख लेंगे, ठीक है, जो क्या है ट्रिक उसकी। तो टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है। तो टर्म की अगर बात करें तो ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह वो टर्म नहीं दिया है जो 5 साल का टर्म वहाँ पे दिया था। यहाँ पे बस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जब तक वो प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा, टाइम पे प्लेजर देते रहना है, तब तक तो ऑफिस में रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट को लगा ये प्लेजर तो दे ही नहीं रहा यार मुझे, मैं इसको बुलाता हूँ ये आता ही नहीं है, प्लेजर दे ही नहीं रहा है, तो उस केस में जो है इसको हटा दिया जाएगा। एक चीज़ नोट करना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बहुत जगह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह नोट देखोगे, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी वहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जहाँ वहाँ पे और अटॉर्नी जनरल में भी लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वहाँ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आपको मिलेगा जहाँ पे कोई रिमूवल का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेंशन्ड नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, उनका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में, तो इसलिए उनके में नहीं लिखते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। अब यहाँ मत सोचना गवर्नर वाइस गवर्नर को देगा, वाइस गवर्नर गवर्नर को देगा। यहाँ वाइस गवर्नर जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है। इसीलिए स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आएगा, इसमें सीएम आएगा, प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, प्लस इसमें आएगा एडवोकेट जनरल। इसमें कोई वहाँ, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे कोई आपका वाइस गवर्नर नहीं, और जैसे वहाँ एडवोकेट जनरल था, और सॉरी अटॉर्नी जनरल था, वैसे यहाँ पे एडवोकेट जनरल है। ठीक है, वहाँ पीएम-सीओएम था, यहाँ पे सीएम-सीओएम है। ठीक है, क्लियर है? चलो, वैसे 5 साल के लिए, और मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि जैसे मान लो अभी तुम्हें पता है, अभी अगर मान लो कि इंडिया गवर्नमेंट आ जाती, इंडिया अलायंस वाली, कांग्रेस वाली, तो आप ये समझ लो कि 28 राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं,
जितने भी राज्यपाल हैं उसमें से आप ये मान के चलिए 50% से भी ज़्यादा चेंज हो जाते। आपने नाम सुना होगा सत्यपाल मलिक, सुना होगा ना सत्यपाल मलिक। ये पहले जम्मू कश्मीर थे, फिर मेघालय भेजेगा और उसके बाद बीजेपी ने इनसे किनारा कर लिया। बीजेपी से गुस्सा आ गए, भड़कने लगे, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी कुछ इन्होंने रिवील किया, बातें बताने लगे। फॉर श्योर 100% गवर्नर तो मतलब रखा हुआ पोस्ट था इनके लिए, जिस स्टेट का बोलते हैं उस स्टेट का। और जो गवर्नर, तो कि गवर्नर का तो खैर बहुत ही कम पावर होती है, बहुत ही कम पावर होती है गवर्नर की, ठीक है, तो उससे भी इनको अच्छी पोस्ट मिलती है खैर वैसे तो। लेकिन हाँ ये कि गवर्नर चेंज हुए तो गवर्नर वही है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे है टर्म लिखा हुआ है 5 साल, ठीक है। 157 पे आते हैं। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे बस ये है कि भारत का नागरिक हो तुम और 35 साल की उम्र हो तुम्हारी, ठीक है। 158 पे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे कंडीशन ऑफ ऑफिस गवर्नर ऑफिस में दिया है कि द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वही MP MLA ना हो, और अगर चुन गए तुम बन गए गवर्नर तो रिज़ाइन दे दो वहाँ से। फिर द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद ना धारण किए हो, और जो आपके इमोल्यूमेंट अलावेंसेज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से। लेकिन जो तुम्हारा पेंशन निकलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, क्योंकि तुम कभी यूपी के रहोगे, कभी MP के, कभी बिहार के, कभी केरल के, कभी तमिलनाडु के, तो भाई इतने स्टेट के गवर्नर रहे हो तो तुम्हें कौन पेंशन देगा? तो पेंशन भारत सरकार देगी तुम्हें। हाईकोर्ट के जज के केस में भी ऐसा ही होता है। 159 पे आते हैं। शपथ कौन दिलाता है? CJ ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। उनको कौन दिला रहा था प्रेसिडेंट को? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। Discharge of the functions of the governor in certain contingencies. President may make provisions fit for the discharge of the function of the governor of state. तो जिसको भी प्रेसिडेंट बोल देगा कि भाई तुम अभी कुछ टेम्प्रेरी तौर टाइम के लिए गवर्नर एज बन जाओ, तो वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस को। बस ख़त्म। इसका रिमूवल अगर तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का प्लेजर तक रहता है, जब मनाएगा तब हटा देगा। कोई यहाँ पे ग्राउंड नहीं है जैसे वहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा, जैसे वहाँ पे आर्टिकल 1 जहाँ से वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर 72 था, अनुच्छेद 72, जो मैंने एक्सप्लेन किया पार्डनिंग पावर, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, वैसे ही राज्यपाल की क्षमा शक्ति अनुच्छेद नंबर 161 में, 161 में, वहाँ पे भी पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, उसका सब वही मतलब है। लेकिन ध्यान रखना कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, यानी कि अगर मृत्यु दंड मिली है तो उसको गवर्नर पार्डन यानी कि क्षमा नहीं कर सकते हैं, और गवर्नर उसको भी क्षमा नहीं कर सकते हैं अगर कोर्ट मार्शल से हुआ है। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि जैसे डिफेंस फोर्सेस या फिर CAPS वगैरह में क्या होता है कि अगर मान लो अब तुम भाग गए नौकरी से, बिना बताया कुछ भी तुमने वहाँ पे ऐसी हरकत करी, तो तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, अलग से इनकी डिफेंस फोर्सेस की कोर्ट होती है जिनको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। कोर्ट मार्शल हो गया, तो उससे अगर तुम्हें अगर कुछ सज़ा मिली तो तुम राज्यपाल के पास मत जाना कभी, ठीक। 162 पे आते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट क्या है, विस्तार क्या है उसका। विस्तार का मतलब ये कि जो राज्य है वो कहाँ कहाँ तक कानून बना सकती है, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले ही। शेड्यूल नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमने देखा था कि भाई ये इसके नहीं घुस सकता, ये इसके में नहीं घुस सकता, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, और अगर यूनियन ने बना दिया तो उसका प्रिवेल करेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट लिस्ट में 5 इंस्टेंसेस होते हैं, 5 केसेस होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन स्टेट तो कभी घुस ही नहीं सकता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि वो कहाँ तक लॉ बना सकता है। तो हमने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट देखे थे, जैसे कि पुलिस होता है, जैसे कि हेल्थ होता है, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, पुलिस, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, जो गैम्बलिंग वगैरह है, ये सब आती है आपकी किसमें, आपकी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर को देख लिया। गवर्नर को थोड़ा मैं स्पीड में किया, बिकॉज करना बनता भी, आराम आराम से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा स्पीड में पकड़ के रखनी है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर माइंड मैप है, ठीक है, यानी कि आपके दिमाग के नक्शे हैं, ये दिमाग के नक्शे आपको मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, टेली वाला जो ग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगा। और कोई डाउट, कुछ क्वेरी, कुछ डिमांड है तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कल हम लोग SSC JEE के क्वेश्चंस करेंगे लाइव सुबह, आई थिंक 10 बजे, 9:30 बजे, जो भी आप देख लेना, शेड्यूल लगा हो क्लास का, ठीक है। तो वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे। मैंने 50 सबसे एकदम 50 तो नहीं, ज़्यादा ही है क्वेश्चन जो मुझे लगे डिफ़िकल्ट साइड में, मतलब वो वाले नहीं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफ़िकल्ट वाले वहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। बाकी तो CHSL CPO एग्ज़ाम से पहले मैं आपके जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली है वो क्लास तो लूँगा ही।
टॉप 100 वाली CHSL CPO से पहले, और ये 100 क्वेश्चन तो आपको एकदम रट के जाने, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले लेक्चर में।